नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 5 फरवरी 2022 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू समाचार पत्र से संबंधित प्रमुख आलेखों की हम समीक्षा करेंगे और उसके आधार पर संबंधित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न उनकी भी हम चर्चा करेंगे। आज की अपनी चर्चा को प्रारंभ करने से पहले हम सत्र के विषय देख लेते हैं। हमारा पहला विषय है योग्यता और आरक्षण की बहस। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के संदर्भ में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। हमारा दूसरा विषय है भारत यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौता। इसके आर्थिक और सामरिक दोनों जो पक्ष हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। हमारा तीसरा विषय है भारत के द्वारा ओलंपिक के राजनीतिक बहिष्कार की अमेरिका में सराहना। इसके क्या उद्देश्य है प्रमुख रूप से वो हम देखेंगे। चीन पाकिस्तान ने नए CPEC समझौते पर हस्ताक्षर किए, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस समझौते की अगर हम बात करें तो भारत के द्वारा इसका विरोध किया जाता रहा है। हमारा अंतिम विषय होगा मांग में गिरावट के कारण आइसलैंड 2024 में व्हेलिंग यानी व्हेल के शिकार के संबंध में जो स्थितियां हैं उनको पूर्णतः समाप्त कर देगा। और अंत में हमारी चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा के जो संबंधित अभ्यास प्रश्न हैं उनकी उत्तर संरचना की हम चर्चा करेंगे। आज के अपने पहले विषय को हम देखते हैं, इंटरोगेटिंग द फॉल्स मेरिट रिजर्वेशन बाइनरी। यह आलेख प्रश्न संख्या 6 पर है और सामान्य अध्ययन में द्वितीय प्रश्न पत्र में हम राज्य व्यवस्था से इसको संबंधित कर सकते हैं। इस आलेख के माध्यम से प्रमुख रूप से आरक्षण की जो व्यवस्था है उसके ऊपर चर्चा की गई है। और जब भी हम आरक्षण की व्यवस्था की बात करते हैं हमेशा मेरिट या योग्यता उसको लेकर प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं। जब भी आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया जाता है इससे मेरिट या योग्यता की जो स्थितियां हैं उन पर कहीं ना कहीं समझौते किए जाते हैं। इसी आधार पर हमारी प्रमुख रूप से चर्चा है और इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जो निर्णय है उसी को आधार बनाकर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। अगर हम वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की बात करें तो यह प्रमुख रूप से पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल प्रवेश के संबंध में यहाँ पर एक निर्णय दिया गया है और यह अखिल भारतीय कोटे से संबंधित है। आप प्रमुख रूप से ध्यान रखें, इस निर्णय के आधार पर भारत में आरक्षण और योग्यता को लेकर एक जो बहस है उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिए गए हैं। यहाँ पर 2 जजों की जो बेंच है जिसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस AS बोपन्ना, उनके द्वारा प्रमुख रूप से कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। और निर्णय में प्रमुख रूप से यह कहा गया है जब हम समानता और सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो यह प्रमुख रूप से आदर्श है जिसके आधार पर हमारे जो संवैधानिक आधार हैं उनको मजबूत किया गया है और यह निर्णय इन्हीं प्रमुख आधारों की व्याख्या करता है। इस निर्णय के आधार पर भविष्य में जो भी न्यायिक आदेश होंगे या सरकार की कोई सार्वजनिक नीति जो आरक्षण के संबंध में होगी उसके लिए दूरगामी परिणाम एक तरह से सिद्ध होंगे। यानी आरक्षण के संबंध में प्रमुख रूप से जो नीतियां हैं उनके संबंध में निर्णय करने के लिए इस निर्णय का उपयोग किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान अगर हम निर्णय की बात करें तो यह निर्णय राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट के संबंध में है, जिसमें प्रमुख रूप से अखिल भारतीय जो कोटा है मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के संबंध में उसमें OBC और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं यानी EWS उनके कोटे के संबंध में जो मुद्दा है वह प्रमुख रूप से उच्चतम न्यायालय के सामने लाया गया। यहाँ पर हम ध्यान रखें, जब हम अखिल भारतीय कोटे की बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा तो यह न्यायिक रूप से बनाई गई एक श्रेणी है, जिसका मतलब यह है कि 15% स्नातक सीटें और 50% स्नातकोत्तर सीटें अधिवास मुक्त यानी डोमिसाइल की जो सुविधा है उससे अलग हटाकर एक तरह से आरक्षित की जाती हैं और इन्हें अखिल भारतीय आधार पर भरा जाता है। यहाँ पर सरकार के द्वारा एक निर्णय भी लिया गया है जिसमें OBC आरक्षण प्रदान करने के लिए इस श्रेणी के भीतर जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं उनके आरक्षण को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। इसी संबंध में अगर हम देखें तो अलग अलग याचिकाएं दायर की गई थी जिसके संबंध में उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया है। ध्यान रखें, जो अंतिम निर्णय है वो मार्च में एक तरह से हो सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आगे के लिए इसको तारीख दी है जब भी निर्णय दिया जाएगा। यहाँ पर प्रमुख रूप से जो भी एक तरह से मेडिकल सीटें दी गई हैं उस निर्णय को एक तरह से जो भी एडमिशन होने वाले हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है। आगे मार्च में जो समीक्षा की जाएगी वह प्रमुख रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो श्रेणी है वहां पर 8 लाख रुपए की एक जो सीमा रखी गई है उसके ऊपर प्रमुख रूप से चर्चा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में 3 प्रमुख तथ्यों को रेखांकित किया है। न्यायालय का यह कहना है कि संविधान के निर्माताओं का जो वास्तविक इरादा था वो संरचनात्मक बाधाओं को दूर करना था जो अवसर की समानता की प्राप्ति में बाधाएं हैं। यानी अवसर की समानता को लेकर जो भी भारत में संरचनात्मक बाधाएं हैं
जब हम संरचनात्मक बाधाओं की बात करते हैं तो भारत में जो जातिगत एक तरह से स्थितियां हैं वो काफी जटिल हैं अभी भी। इसीलिए कुछ वर्गों को समान रूप से जो अधिकार मिलने चाहिए वो अभी तक नहीं मिले हैं। तो इस प्रकार की जो संरचनात्मक बाधाएं हैं वो दूर करना प्रमुख रूप से उद्देश्य था और आरक्षण उसी का एक साधन है। हम ध्यान रखें, केरल राज्य बनाम एन.एस. थॉमस और के.सी. वसंत कुमार का 1985 का केस और इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 के ये जो ऐतिहासिक मामले हैं, इसमें भी प्रमुख रूप से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) में आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है वो कोई अपवाद नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 16(1) में समानता का जो सिद्धांत है उसी को विस्तारित किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 16(1) यही कहता है कि जो भी अलग अलग प्रकार के अवसर मिल सकते हैं किसी व्यक्ति को, उन अवसर में एक समानता होनी चाहिए। अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए ही अनुच्छेद 16(4) में अगर हम देखें तो आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। तो ये अपवाद नहीं है, संविधान के एक अनुच्छेद के पालन कराने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। इसीलिए जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो ध्यान रखें कि जो भी समानता को लेकर समस्याएं हैं उनको दूर करके वास्तविक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आरक्षण को महत्वपूर्ण हथियार माना गया है। आरक्षण के द्वारा एक तरह से उन बाधाओं को दूर करने का एक नियोजित उपाय किया जाता है जो समानता स्थापित करने में बाधा बनते हैं। न्यायालय का स्पष्ट रूप से मानना है कि जब हम आरक्षण के विरोध करने वालों की बात करते हैं तो वो ये भी कहते हैं कि बहुत से ऐसे वर्ग हैं जो सामान्य श्रेणी में हैं लेकिन वो गरीब हैं, उनको भी एक तरह से आरक्षण की स्थितियां पहुंचनी चाहिए। तो न्यायालय का यह कहना है कि व्यक्तिगत रूप में अगर हम देखें तो कुछ लोगों को जो सुविधाएं मिल सकती हैं, हो सकता है कि वो विशेषाधिकार उनको न प्राप्त हुआ हो या भाग्य या परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप मान लीजिए आर्थिक रूप से वो उतने सबल नहीं है। लेकिन कुछ व्यक्तियों के साथ ये जो स्थितियां हैं उनके आधार पर हम बड़े समूहों को आरक्षण के माध्यम से जो लाभ देना चाहते हैं, जो संरचनात्मक वहां पर नुकसान हुआ है जटिल जातिगत व्यवस्था के कारण और उससे अलग करके हम उनको लाभ देना चाहते हैं, उसको किसी भी तरह से नकारा नहीं जा सकता है। इस निर्णय के अगर हम दूसरे प्रमुख पक्ष की बात करें तो यहाँ पर प्रमुख रूप से ये भी कहा गया है कि सामाजिक रूप से जो विशेषाधिकार हैं वो एक तरह से कुछ वर्गों के पास मजबूत रूप में रहे हैं, कुछ वर्गों के पास नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर हम आरक्षण के माध्यम से जो स्थितियां उसको समानता पर लाने का प्रयास करते हैं। इसमें अगर हम एक निर्णय की बात करें 1985 का, जो जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी के द्वारा दिया गया था, जिसमें के.सी. वसंत कुमार बनाम कर्नाटक राज्य का मामला था, इसमें जो भी जाति की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति है और जो इसकी कठोर प्रकृति है उसके आधार पर प्रमुख रूप से यह कहा गया था कि आरक्षण की जो स्थितियां हैं वो एक तरह से होनी चाहिए और केवल आरक्षण को आर्थिक समझ के आधार पर लागू किया जाए ये सही नहीं है, क्योंकि आर्थिक रूप से अगर हम तुलना करके देखेंगे और सामाजिक जो पक्ष हैं वो अलग हो जाते हैं। तो कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति हो सकता है आर्थिक रूप में सबल ना हो, लेकिन सामाजिक रूप में स्थिति उसकी उतनी ज्यादा कमजोर नहीं है। इसीलिए जब हम सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की बात करेंगे वो ज्यादा आधार मजबूत है आरक्षण के लिए। इसी तथ्य को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर सांस्कृतिक पूंजी के एक प्रमुख रूप से जो तथ्य है उसकी बात की गई है। जैसे अगर हम किसी बच्चे की बात करें तो उसका जो पारिवारिक वातावरण है वह कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप में उच्च शिक्षा और अपने परिवार की जो स्थिति है उसके अनुरूप उच्च पद लेने के लिए उसको प्रशिक्षित करता है। यह स्थिति एक तरह से कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप में योगदान उसको करती है। लेकिन यही तुलना अगर हम अन्य वर्गों की बात करें जिनको आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है तो वहां पर जो व्यक्ति हैं वो नुकसान की स्थिति में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी उस वर्ग में आरक्षण प्राप्त कर रहा है वह पहली पीढ़ी का शिक्षार्थी है और वो लोग ऐसे समुदाय से आते हैं जहां पर जो परंपरागत रूप से व्यवसाय किए जाते हैं उनसे हम किसी प्रकार की खुली परीक्षा में, किसी प्रतिस्पर्धा में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं और कोई अच्छा कौशल प्राप्त करके एक उच्च स्तर का रोजगार प्राप्त कर पाएं इसकी संभावना भी नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सांस्कृतिक पूंजी के रूप में एक अंतर स्पष्ट हो जाता है। इसके आधार पर भी अगर हम जब समानता की बात करेंगे तो आरक्षण को कहीं ना कहीं सिद्ध किया जा सकता है। न्यायालय ने तीसरा एक प्रमुख रूप से पक्ष रखा है कि जब भी हम आरक्षण की बात करते हैं तो हमेशा एक सामाजिक पूर्वाग्रह के साथ में आरक्षण का विरोध किया जाता है और यह कहा जाता है कि प्रशासन की दक्षता और एक तरह से जो योग्य व्यक्ति हैं वही पद पर पहुंचे, वो स्थितियां नहीं होती हैं। ये चिंताएं व्यक्त की जाती हैं कि जो प्रशासनिक दक्षता है वो कमजोर होगी अगर हम आरक्षण की स्थितियां बनाते हैं। यहाँ पर हम ध्यान रखें, जब हम प्रशासन की दक्षता की बात करते हैं
तो प्रमुख रूप से वो मानदंड क्या हो सकता है? क्योंकि जब हम कमजोर वर्ग में व्यक्तियों के कौशल की बात करते हैं तो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कभी कभी इन कुशलताओं के बारे में एक अनुमान लगाया जाता है, उसमें हमें सुधार करने की आवश्यकता है। हम ध्यान रखें 2019 का एक निर्णय है जो जस्टिस चंद्रचूड़ के द्वारा ही दिया गया था, जहां पर बीके पवित्रा बनाम कर्नाटक राज्य का एक केस था और निर्णय में यह कहा गया था कि जब हम प्रशासन की दक्षता की बात करते हैं तो जो भी मानक या बेंचमार्क बनाए गए हैं वो खुली श्रेणी के जो उम्मीदवार होते हैं, यानी जो सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार हैं, उनके प्रदर्शन के आधार पर मापे गए होते हैं। इनको हम आदर्श नहीं मान सकते हैं, क्योंकि सामान्य श्रेणी का व्यक्ति किस तरह से कार्य कर रहा है उसको एक आदर्श अगर हम स्थापित करके मानते हैं और उसी आधार पर अन्य परीक्षार्थी जो सफल होंगे वो कार्य करें, इसको एक तरह से मानक या बेंचमार्क नहीं माना जा सकता है। इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि जो आरक्षण की स्थितियां हैं उन पर सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं। निर्णय में यह भी कहा गया है कि जब हम संघ और राज्य में प्रशासन की दक्षता की बात करते हैं तो इसे हमें समावेशी अर्थ में लेना चाहिए, यानी समाज के जो विविध वर्ग हैं और उनके द्वारा शासन की जो स्थितियां हैं उनमें किस रूप में काम होना चाहिए, उन आकांक्षाओं को जो भी सही रूप में साबित करता है, सिद्ध करता है, ऐसे ही व्यक्ति एक तरह से शासन की व्यवस्था में पहुंचने चाहिए। तो आदर्श रूप में कुछ स्थितियों को बनाकर अगर हम आरक्षण का विरोध करते हैं कि वो कुशलता उनके पास नहीं है, तो यह आरक्षण का एक तरह से विरोध करने की सही स्थिति नहीं है। अंत में अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रमुख रूप से जिस मामले को यहाँ पर समीक्षा किया गया है वह योग्यता को लेकर एक तरह से है, और योग्यता के मापन के लिए जो परीक्षाएं होती हैं उनको प्रमुख रूप से आधार माना जाता है। तो यहाँ पर परीक्षाओं पर ही एक तरह से प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने सतीश देशपांडे के एक अध्ययन का हवाला दिया है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि परीक्षाओं में जिन तथ्यों का मापन किया जाता है वास्तविक रूप में उस आधार पर जो कार्य किए जाते हैं उनके बीच में स्पष्ट अलगाव होता है, यानी दोनों में किसी भी तरह की साम्यता नहीं दिखती है। इसीलिए योग्यता के आकलन के लिए परीक्षाओं की जो स्थिति है उस पर ही प्रश्न चिन्ह लगता है। सतीश पांडे के इस शोध में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब भी हम बात करते हैं कि परीक्षाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति का चयन किया जाता है तो उसके द्वारा भविष्य में क्या कार्य किया जाएगा और जिस आधार पर उसका परीक्षण किया गया है वो एक तरह से काफी कमजोर कड़ी यहाँ पर दिखती है। इस आधार पर अगर हम देखें तो हम योग्यता के आधार पर आरक्षण की स्थितियों को नकारने की जो बात है उसको स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर सकते हैं। आरक्षण को समानता स्थापित करने के एक हथियार के रूप में उपयोग करने की जो स्थितियां हैं वो भविष्य में मजबूत होंगी अगर सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को आधार प्रमुख रूप से बनाया जाए। आज के हम अपने दूसरे आलेख को देखते हैं, इंडिया कॉलिंग विद क्वाइट ए लॉट ऑफ ट्रेड इन माइंड। यहाँ पर यह आलेख पृष्ठ संख्या 6 पर है। सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र में अंतर्राष्ट्रीय संबंध से इसको जोड़ा जा सकता है। भारत के द्वारा इसी वर्ष जनवरी में यूनाइटेड किंगडम के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर के लिए औपचारिक रूप से जो वार्ताएं हैं वो प्रमुख रूप से शुरू हो चुकी हैं और यहाँ पर वार्ताओं का उद्देश्य यह है कि निष्पक्ष और संतुलित एक मुक्त व्यापार समझौता हस्ताक्षर किया जाए और साथ साथ 90% से अधिक टैरिफ जो लाइन है उनको कवर किया जाए, यानी जिन भी वस्तुओं और सेवाओं का भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में आयात निर्यात होता है उसमें से 90% जो वस्तु और सेवाएं हैं उन पर जो लगने वाले शुल्क हैं उनको इस मुक्त व्यापार समझौते में स्थान दिया जाएगा, जिससे 2030 तक दोनों देशों के द्वारा $100 अरब का जो द्विपक्षीय व्यापार है उसको प्राप्त करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। इस मुक्त व्यापार समझौते के लिए यह भी कहा जा रहा है कि यह एक नए जमाने का मुक्त व्यापार समझौता है, क्योंकि केवल वस्तु और सेवाओं और निवेश को ही इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसमें बौद्धिक संपदा अधिकार, भौगोलिक संकेतक, स्थिरता, यानी जो भी एक तरह से हम प्रमुख रूप से व्यापारिक स्थितियों को दोनों देश में मजबूत करें उससे सतत विकास की जो स्थितियां हैं वो भी एक तरह से मजबूत हों। यानी अगर हम ऊर्जा के साधन के रूप में देखें, सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक बैटरी का प्रयोग, इलेक्ट्रिक बैटरी पर आधारित वाहन, इस तरह की स्थितियों को भी दोनों देश मजबूत करेंगे। इसी के साथ साथ डिजिटल प्रौद्योगिकी और भ्रष्टाचार विरोधी जो स्थितियां हैं उनको भी एक तरह से इस समझौते में शामिल किया जाएगा। भारत और यूके के बीच में जिस मुक्त व्यापार समझौते के संबंध में वार्ता चल रही है उस समझौते को प्रमुख रूप से लागू करने से पहले दोनों देशों के द्वारा एक अंतरिम समझौते को लागू करने की स्थितियां बन रही हैं, जिसको अर्ली हार्वेस्ट स्कीम कहा जा रहा है। इसके माध्यम से एक तरह से यह देखने का प्रयास किया जाएगा कि ऐसे कौन से संवेदनशील मुद्दे हैं जिन पर दोनों देश विचार कर सकते हैं, जो अंतरिम समझौता लागू होने के समय एक तरह से सामने आ सकते हैं, जिसके आधार पर हम 1 वर्ष के बाद जब मुक्त व्यापार समझौते को पूर्ण रूप से लागू करेंगे तो किसी भी तरह की समस्याएं ना आ पाएं। ध्यान रखें, मुख्य समझौते से पहले
इस तरह का अंतरिम समझौता अर्ली हार्वेस्ट स्कीम के रूप में लागू किया जाता है, जहां पर कुछ क्षेत्रों में व्यापारिक स्थितियां दोनों देश देखते हैं कि वहां पर लाभ हानि की स्थितियां क्या हैं और क्या सुधार हो सकते हैं। उसके आधार पर फिर व्यापक समझौता आगे चलकर लागू किया जाता है। कोविड 19 के बाद की अगर हम स्थितियों को देखें तो वैश्विक स्तर पर एक बड़े मौलिक परिवर्तन हो चुके हैं। प्रमुख रूप से आपूर्ति श्रृंखला के रूप में जो चीन की स्थिति है उसमें काफी कमजोरी आई है। ऐसी स्थिति में भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक प्रमुख आधार बन पाए, इसके लिए बहुत अधिक हमारे पास समय नहीं है। इसीलिए भारत के द्वारा बहुत तेजी से काम करके अपनी स्थितियों को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी कड़ी में अगर हम देखें तो भारत और यूके के बीच में तो वार्ताएं चली रही हैं। इसी साल संयुक्त अरब अमीरात के साथ में हम अपना पहला मुक्त व्यापार समझौता काफी लंबे समय के बाद, लगभग एक दशक के बाद किसी भी देश के साथ हस्ताक्षर कर सकते हैं। यहाँ पर हम ध्यान रखें, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी मुक्त व्यापार समझौते की जो प्रक्रियाएं हैं उन पर बैठकें चल रही हैं। भारत के द्वारा व्यापारिक स्थितियों को मजबूत करने के लिए कोविड 19 के बाद जो प्रयास है वो बढ़ाए गए हैं। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि हम कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और दक्षिण कोरिया के साथ अलग अलग प्रकार के जो व्यापारिक समझौते हैं, जो 16 नए या पुराने समझौते का सुधरा हुआ रूप है, उनको एक तरह से बढ़ावा दे रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा अपने अलग अलग भागीदारों के साथ जिस रूप में नए नए समझौते करने के प्रयास किए जा रहे हैं और उनमें काफ़ी लचीलापन दिखाया जा रहा है, यानी भारत के द्वारा अपने सहयोगी देशों के जो भी प्रमुख एक तरह से मुद्दे हैं उन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसका बड़ा कारण यह है कि वैश्विक स्तर पर अगर हम प्रशांत महासागर के क्षेत्र में देखें तो बड़े व्यापारिक समझौते धीरे धीरे लागू हो रहे हैं, जहां पर भारत एक तरह से शामिल नहीं है। इसीलिए अपनी मजबूती को बनाए रखने के लिए भारत के द्वारा इस रूप में आर्थिक प्रयासों को बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर अगर हम पहले प्रमुख समझौते की बात करें, RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये जो क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी है जिसमें पहले भारत शामिल था, लेकिन कुछ विवादों के बाद भारत इससे अलग हो गया। यहाँ पर भारत की भागीदारी नहीं होने से और चीन की उपस्थिति होने से प्रशांत महासागर के क्षेत्रीय भाग में आर्थिक रूप में चीन का प्रभाव बढ़ सकता है। इसी के साथ साथ अंतर प्रशांत भागीदारी के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, तो अंतर प्रशांत भागीदारी के लिए ये जो CPTPP समझौता है, इसको भी प्रमुख रूप से माना जा रहा है कि भारत के लिए आर्थिक रूप में यह बहुत लाभकारी स्थिति नहीं बनाएगा। लेकिन जिस रूप में भारत के द्वारा अपने भागीदारों के साथ में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, मुक्त व्यापार समझौतों पर वार्ताएं चल रही हैं, इस प्रकार के जो समझौते हैं प्रशांत महासागर के क्षेत्र में, वहां पर आर्थिक रूप में हमें जो एक नुकसान की स्थिति दिख रही है उसकी भरपाई की जा सकती है। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र की, यहाँ पर भारत अपने आप को सामरिक रूप में मजबूत करना चाहता है और सामरिक भागीदारी यहाँ पर मजबूत हुई भी है क्वेड के माध्यम से, जहां पर अगर हम देखें तो भारत के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सामरिक भागीदारी का बहुत अधिक महत्व नहीं होता है जब तक हम आर्थिक रूप में बहुत मजबूत नहीं होते हैं। हिंद प्रशांत महासागर के क्षेत्र में चीन के द्वारा अपना जो आर्थिक दबदबा है वो तेजी से बढ़ाया जा रहा है। अगर हमें उसका सामना करना है तो सामरिक भागीदारी के साथ साथ हमें आर्थिक भागीदारी की जो स्थितियां हैं वो भी मजबूत करनी पड़ेंगी। और इसी दिशा में भारत का यूके के साथ मुक्त व्यापार समझौते की जो वार्ताएं हैं उनको एक तरह से आधार आप मान सकते हैं। भारत यूके के बीच में मुक्त व्यापार समझौते के कुछ और कारणों पर अगर हम जाएं तो इसमें ब्रिटेन की तरफ से भी प्रमुख रूप से इस तरह के समझौते को भारत के साथ करने के लिए स्थितियां मजबूत की जा रही हैं। इसमें आप ध्यान रखें, वर्तमान ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, वह जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने एक तरह का वादा किया था कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद वो ब्रिटेन के लेकर जो वैश्विक नीतियां हैं उसमें एक बड़ा परिवर्तन करेंगे। और उनके द्वारा यह कहा गया था कि सबसे गहरे और व्यापक रूप में ब्रिटिश जो विदेश नीति है, सुरक्षा नीति है, विकास नीति है और जो रक्षा अलग अलग भागीदारी है उनकी समीक्षा की जाएगी। और इसी कड़ी में अगर हम देखें तो भारत को प्रमुख रूप से इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में एक केंद्र के रूप में माना जा रहा है, जहां पर यूके भारत के साथ अपनी भागीदारी को बढ़ा सकता है। भारत के साथ व्यापारिक समझौते को बढ़ाकर हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में अपने आप को ब्रिटेन मजबूत करना चाहता है। और इसके लिए आवश्यकता इसलिए भी है
कि ब्रिटेन ने अपने आप को वर्तमान में यूरोपीय संघ से अलग कर लिया है, जिसको हम ब्रेक्जिट बोलते हैं। ब्रेक्जिट के बाद अपनी आर्थिक जो मजबूती है उसको बनाए रखने के लिए ब्रिटेन नए साझेदार और भागीदारों की तलाश कर रहा है, और साथ साथ जो उसके पुराने भागीदार हैं उनके साथ संबंधों की मजबूती को वो बढ़ावा दे रहा है। और इसी कड़ी में भारत के साथ ये जो मुक्त व्यापार समझौते की वार्ताएं चल रही हैं, वो आप उसी दिशा में किया गया एक प्रयास मान सकते हैं। मार्च 2021 में यूके में एक रिपोर्ट जारी की गई, इंटीग्रेटेड रिव्यू। इस समीक्षा के माध्यम से यूके की राष्ट्रीय सुरक्षा और उसकी अंतर्राष्ट्रीय नीति किस रूप में हो सकती है जिससे व्यापक रूप में उसका प्रभाव हो पाए, वह प्रमुख रूप से बताया गया है। और यहाँ पर ब्रिटेन की जो प्राथमिकताएं हैं वो भी रेखांकित की गई हैं, जिसमें प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो इस वर्ष यूके के द्वारा कनाडा, मैक्सिको और जो खाड़ी के देश हैं उनके साथ अपने व्यापारिक संबंधों को और मजबूत किया जाएगा, जिससे ब्रिटेन को ग्लोबल ब्रिटेन के रूप में आगे बढ़ाया जा सके। हम ध्यान रखें, भारत के साथ व्यापारिक समझौता करके यूके अपने आप को इंडो पैसिफिक में तो मजबूत करेगा ही, इसी के साथ साथ पिछले वर्ष फरवरी 2021 में ही अपने आप को CPTPP समझौते में शामिल करने के लिए ब्रिटेन ने एक तरह से आवेदन किया हुआ है। तो वहां पर अगर उसको भागीदारी मिलती है और भारत के साथ समझौता भी होता है तो इंडो पैसिफिक में ब्रिटेन की जो उपस्थिति है वो आर्थिक रूप में मजबूत होगी। तो ग्लोबल ब्रिटेन की जो स्थिति है, जो वर्तमान सरकार प्रयास कर रही है, उसको स्थापित करने में भी एक तरह से भारत के साथ ये जो मुक्त व्यापार समझौता है एक मजबूत आधार बना रहा है। यूके के द्वारा अगर एक मजबूत इंडो पैसिफिक रणनीति पर विचार किया जा रहा है तो इसके बड़े कारण ये हैं कि ब्रेक्जिट के बाद से जो व्यापारिक स्थितियां हैं उसमें ब्रिटेन को नुकसान हुआ है। यानी यूरोपीय संघ से अपने आप को अलग करने के बाद नए व्यापारिक साझेदार, नए व्यापारिक जो बाजार हैं उनकी तलाश में प्रमुख रूप से यूके के द्वारा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा प्रमुख आधार यह माना जा रहा है कि चीन के प्रति यूके के द्वारा अब तक जो नीति अपनाई गई उसमें चीन का काफी हद तक समर्थन किया जाता था, लेकिन कोविड-19 के बाद की स्थितियों में अगर हम देखें तो यहाँ पर यूके ने अपनी नीति में बड़ा बदलाव किया है, और वर्तमान में यूरोप में चीन का सबसे बड़ा विरोध अगर कोई कर रहा है तो वो यूके है। इस आधार पर इंडो पैसिफिक का जो क्षेत्र है वहां पर चीन की जो स्थिति मजबूत है उसको कमजोर करने के लिए यूके के द्वारा भी प्रयास बढ़ाए जाएंगे, और यहाँ पर ये जो समझौता हो रहा है वो इसी कड़ी में यूके के द्वारा किया गया प्रयास है। इसी के साथ साथ जब हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं, जो यूके का सबसे बड़ा सहयोगी है और उसकी सुरक्षा का एक गारंटर भी माना जाता है, जब यूएसए के द्वारा प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के क्षेत्र में यानी इंडो पैसिफिक में अपनी उपस्थिति को मजबूती से बढ़ाया जा रहा है, भारत के साथ साझेदारी बढ़ाई जा रही है, तो ऐसी स्थिति में यूके भी भारत के साथ अपनी साझेदारी को बढ़ाएगा। ये भी एक प्रमुख यहाँ पर कारण माना जा रहा है। हम ध्यान रखें कि जिस तरह से इंडो पैसिफिक में सामरिक स्थितियां असंतुलित हो रही हैं, चीन के द्वारा दक्षिणी चीन सागर के कई द्वीपों पर अपना नियंत्रण माना जा रहा है और ताइवान के साथ चीन के जो संबंध खराब हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में इंडो पैसिफिक की जो रणनीतिक स्थिति है वो काफी महत्वपूर्ण है। और इसी चिंता को ध्यान में रखकर सितंबर 2021 में एक बड़ा समझौता हुआ ऑकस के नाम से, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका तीनों शामिल थे। इस त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी के बाद ऑस्ट्रेलिया को एक तरह से अधिकार मिल गया कि वह यूएसए और यूके दोनों से ही सहायता प्राप्त करके परमाणु संचालित जो पनडुब्बियां हैं उनका अधिग्रहण कर पाएगा। यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ इंडो पैसिफिक में यूनाइटेड किंगडम को भी महत्वपूर्ण भूमिका मिल गई है इस ऑकस समझौते के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति को बढ़ाने और अपने साझेदार देशों के साथ स्थितियों को और मजबूत करने के लिए यूके के द्वारा तेजी से प्रयास किया जा रहा है, और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति आर्थिक और सामरिक दोनों रूप में मजबूत करने के लिए भारत के साथ किया गया जो मुक्त व्यापार समझौता है वह भविष्य में एक बड़ा आधार बनाएगा। आज के अपने अगले आलेख को हम देखते हैं, इंडियाज डिप्लोमेटिक बायकॉट ऑफ ओलंपिक्स अपलॉडेड इन यूएस। चीन में आयोजित होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों का भारत के द्वारा राजनयिक रूप में एक बहिष्कार किया गया है और इसका यूएसए में काफी समर्थन किया जा रहा है। इस राजनयिक बहिष्कार का प्रमुख रूप से कारण यह है कि 2020 में गलवान घाटी में जो एक संघर्ष हुआ था जिसमें बड़ी संख्या में चीन के सैनिक मारे गए थे और भारतीय सैनिक भी शहीद हुए थे, इस गलवान घाटी के संघर्ष में शामिल पीएलए के एक सैनिक को शीतकालीन ओलंपिक में एक मसाल वाहक के रूप में शामिल किया गया। और ये स्थितियां एक तरह से दिखाती हैं कि गलवान घाटी को लेकर एक जो विवाद की स्थिति थी, अगर वहां पर संघर्ष में शामिल किसी व्यक्ति को आप मसाल वाहक बनाते हैं
ये भारत के साथ संबंधों को सामान्य करने की स्थितियां नहीं है और इसी के विरोध स्वरूप भारत ने राजनयिक रूप से शीतकालीन जो ओलंपिक खेल है उनका बहिष्कार किया है। ध्यान रखें, यहाँ पर बहिष्कार का मतलब ये नहीं है कि भारत खेलों में भाग नहीं ले रहा है। भारत की तरफ से एक ही व्यक्ति भाग ले रहे हैं और उनका भाग लेना निश्चित है, वो खेलों में अवश्य भाग लेंगे। लेकिन जब हम राजनयिक रूप से कहते हैं कि बहिष्कार करना है, यानी जो भी उद्घाटन समारोह होगा और जो समापन समारोह होगा उसमें भारत की तरफ से कोई भी राजनयिक व्यक्ति वहां पर सम्मिलित नहीं होगा, हमारे दूतावास से या अन्य रूप में। इसी के साथ साथ शीतकालीन ओलंपिक खेलों का उद्घाटन और समापन समारोह का जो प्रसारण है उसको भी दूरदर्शन पर नहीं किया जाएगा। तो ये भारत का एक तरह से विरोध करने का तरीका है और यूएसए में इसको काफी एक तरह से सराहा जा रहा है, क्योंकि चीन को एक तरह से बहिष्कार करने की स्थिति में यहां पर भारत ने काफी मजबूती से अपना कदम उठाया है। आप ध्यान रखें कि यूएस, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इन्होंने भी एक तरह से राजनयिक रूप से इन शीतकालीन ओलंपिक खेलों का बहिष्कार किया है, लेकिन यहाँ पर कारण अलग है। यहाँ पर प्रमुख रूप से कारण यह है कि शिनजियांग जो क्षेत्र है वहां पर उइघुर जो मुस्लिम बहुल हैं उनके ऊपर चीन की सरकार की तरफ से जो भी मानवाधिकार हनन के जो मामले हैं वो काफी बड़े हैं और चीन की सरकार उनको नहीं मानती है, लेकिन वैश्विक स्तर पर माना जाता है कि वहां पर मानवाधिकार का बड़े पैमाने पर हनन किया जाता है और इसी के विरोध स्वरूप इन चारों देशों के द्वारा शीतकालीन ओलंपिक खेलों का राजनयिक बहिष्कार किया गया है। राजनयिक बहिष्कार का एक तरह से जो अर्थ है वो प्रमुख रूप से उस देश पर दबाव की जो स्थिति है उसको बनाना। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर गलवान घाटी के एक सैनिक को शामिल करके चीन ने गलवान घाटी में जो स्थिति है उसको एक तरह से अपने पक्ष में दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया है, लेकिन वैश्विक स्तर पर यह सिद्ध हो चुका है कि गलवान घाटी में जो भी एक तरह से संघर्ष हुआ है उसमें भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों पर भारी साबित हुए हैं। तो अपनी स्थिति को मजबूत दिखाने के लिए चीन के द्वारा यह प्रयास किया गया है और इस प्रयास को विफल करने के लिए ही भारत ने इन खेलों का राजनयिक रूप से बहिष्कार करने की घोषणा की है। आज के अगले विषय को देखते हैं, चाइना पाक इंक न्यू सीपीईसी एग्रीमेंट। चीन और पाकिस्तान के द्वारा एक समझौता प्रमुख रूप से जो पहले से चल रहा था उसके नए रूप में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। समझौता जो पहले से लागू है, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपीईसी के एक नए रूप में जो समझौता है उस पर चीन और पाकिस्तान ने हस्ताक्षर किया है और इस नए समझौते के माध्यम से औद्योगिक सहयोग की जो स्थितियां हैं वो चीन और पाकिस्तान के बीच में बढ़ेंगी। आप ध्यान रखें, इसे सीपीईसी का चरण 2 कहा जा रहा है। जब हम सीपीईसी के प्रथम चरण की बात करते हैं तो ऊर्जा परियोजनाओं के साथ साथ सड़क परिवहन को विकसित करने के लिए प्रमुख रूप से जो बुनियादी ढांचा है उसमें चीन के द्वारा निवेश किया गया था। आप ध्यान रखें, सीपीईसी का भारत के द्वारा विरोध किया जाता है। जब हम इस आर्थिक गलियारे की बात करते हैं तो यह उस क्षेत्र से गुजरता है जिस पर भारत अपना नियंत्रण एक तरह से मानता है। इसी कारण से जब से सीपीईसी समझौता हुआ है और यह क्रियान्वित किया जा रहा है, भारत के द्वारा हमेशा इसका विरोध किया गया है। भारत के द्वारा पाकिस्तान के गैर कानूनी नियंत्रण में जो क्षेत्र है उसमें किसी भी तरह के आर्थिक विकास को किसी दूसरे देश के द्वारा अगर किया जाता है तो भारत इसका विरोध करता है, क्योंकि उस क्षेत्र को भारत अपना अभिन्न अंग मानता है और पाकिस्तान का वहां पर गैर कानूनी नियंत्रण है। जब हम सीपीईसी की बात करते हैं तो प्रमुख रूप से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चीन के द्वारा प्रमुख रूप से बुनियादी ढांचे को विकसित करने के अलग अलग देशों में जो परियोजनाएं हैं उसी का एक तरह से रूप है। सीपीईसी के माध्यम से प्रमुख रूप से चीन का प्रयास यह है कि वह अपने पश्चिमी क्षेत्र के भाग को पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह से संबंधित करके स्थल भाग से सीधे समुद्री मार्ग तक अरब सागर में जो एक उपस्थिति है उसको पहुंचा सके। तो भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में एक तरह से टक्कर देने के प्रयास के रूप में भी सीपीईसी को माना जाता है। आज के अपने अंतिम विषय को हम देखते हैं, आइसलैंड टू एंड वेलिंग इन 2024 एज डिमांड ड्रॉप्स। यहाँ पर 2024 तक आइसलैंड के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उसके द्वारा व्यावसायिक रूप से वेल का जो शिकार है वो बंद किया जाएगा। आप ध्यान रखें, आइसलैंड विश्व के कुछ ऐसे प्रमुख देशों में है जिसके द्वारा वेल का शिकार किया जाता है और 2024 में इस प्रथा को उसके द्वारा बंद किया जा रहा है। यहाँ पर प्रमुख कारण ये दिया जा रहा है कि वेल का जो मांस है उसकी मांग घटी है। प्रमुख रूप से वेल के मांस की जो सबसे ज्यादा मांग है वो जापान से प्रमुख रूप से आती है और वहां पर इसकी काफी कमी हुई है और खास तौर से अगर हम वेल का जो फिन होता उसके मांस को लेकर जापान में सबसे बड़ा बाजार है, लेकिन वहां पर गिरावट आई है। इसीलिए आइसलैंड के द्वारा वेल के शिकार की जो स्थितियां हैं उसको 2024 में समाप्त किया जाएगा। हम ध्यान रखें कि जापान में मांग के घटने का एक बड़ा कारण यह भी है
कि लगभग 3 दशक तक जापान में व्हेल के शिकार को प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन 2019 में व्हेल के शिकार की जो वाणिज्यिक स्थितियां हैं उस पर जापान पुनः वापस आ गया। यानी जापान में व्हेल के शिकार को प्रारंभ कर दिया गया लगभग 3 दशक के बाद 2019 में। तो जापान स्वयं व्हेल का शिकार कर रहा है, तो बाहरी एक तरह से जो व्हेल के मांस की मांग है वो जापान में घटी है। इसी के साथ साथ हम ध्यान रखें कि वैश्विक स्तर पर कई ऐसे तटीय क्षेत्र विस्तारित हो गए हैं जहां पर नो फिशिंग जोन बना दिए गए हैं, जहां पर शिकार करना प्रतिबंधित है। इस आधार पर आइसलैंड को व्हेल के शिकार के लिए जो क्षेत्र हैं वह प्रमुख रूप से प्राप्त नहीं हो रहे हैं और व्हेल का शिकार करना काफी महंगा हो गया है। यह भी प्रमुख कारण माना जा रहा है कि आइसलैंड के द्वारा व्हेल के शिकार को 2024 में प्रतिबंधित किया जाएगा। हम ध्यान रखें, अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग यानी इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन यह एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जिसके माध्यम से प्रमुख रूप से व्हेल के संबंध में जो भी शिकार या उनके संरक्षण की स्थितियां हैं उसको नियंत्रित किया जाता है। इस संस्था की स्थापना 1946 में इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर रेगुलेशन ऑफ व्हेलिंग की शर्तों के आधार पर की गई थी, जिसमें प्रमुख रूप से जो भी व्हेल की संख्या है विश्व में उनका उचित रूप में संरक्षण करना और व्हेल के शिकार के रूप में जो उद्योग है उसको व्यवस्थित रूप में विकसित किया जाए, उसकी संभावना किस रूप में बने, इसके लिए भी इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन के द्वारा काम किया जाता है। इसका मुख्यालय यूके में इम्पिंगटन में है और अगर हम 2020 में इसकी सदस्यता देखें तो वर्तमान में 88 देश इसमें सदस्य हैं। 1946 में जिस कन्वेंशन के माध्यम से प्रमुख रूप से इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन की स्थापना की गई थी, उसी कन्वेंशन की अनुसूची में कुछ इस तरह से उपाय निर्धारित हैं जिसके आधार पर विश्व स्तर में व्हेल के संबंध में जो भी आचरण या व्यवहार होता है उसको नियंत्रित किया जाता है। वो शिकार को लेकर भी हो सकता है और व्हेल के संरक्षण को लेकर भी। अगर हम इन प्रमुख उपायों की बात करें, पहला उपाय यह है कि व्हेल की कुछ प्रजातियां जो विलुप्त होने की कगार पर है उनके शिकार को रोककर पूर्ण रूप से उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है। व्हेल अभ्यारण्य एक तरह से समुद्री क्षेत्रों में बनाए जाते हैं और इन विशिष्ट क्षेत्रों में शिकार की जो स्थितियां उनको प्रतिबंधित किया जाता है। व्हेल की संख्या और साथ साथ व्हेल के जो भी समूह होते हैं, उनके जो आकार होते हैं, उनकी सीमाएं एक तरह से निर्धारित करके व्हेल संरक्षण का भी इस आयोग के द्वारा कार्य किया जाता है। इसी के साथ साथ अलग अलग मौसम जहां पर खुले रूप में इनका शिकार किया जा सकता है और शिकार बंद करने की जो स्थितियां होती हैं, दोनों एक तरह से इस आयोग के द्वारा घोषणा की जाती है। इससे व्हेल के शिकार की स्थितियां नियंत्रित बनी रहती हैं। शिकार करने के लिए व्हेल के जो क्षेत्र हैं वो निर्धारित करने का काम भी इस आयोग के द्वारा किया जाता है। इस आयोग की तरफ से ध्यान दिया जाता है कि अगर कोई मादा व्हेल है उसके साथ अगर कोई बच्चा है तो ऐसी व्हेल के शिकार को एक तरह से न किया जाए। तो इस प्रकार की जो स्थितियां हैं उन पर भी रोकथाम लगाने के लिए प्रमुख रूप से इस आयोग के द्वारा कार्य किया जाता है। आज की चर्चा के आधार पर हम मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न देखते हैं और उनकी उत्तर संरचना। पहला प्रश्न, भारत में समानता प्राप्त करने के लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में आरक्षण की व्यवस्था एक सहायक रही है। उपरोक्त कथन के प्रकाश में आरक्षण के विरोध के लिए योग्यता का आधार किस रूप में सही नहीं है, विश्लेषण करें। 250 शब्दों में 15 अंकों का प्रश्न है। उत्तर संरचना देखते हैं। भूमिका, संविधान में आरक्षण के कारण को आप स्पष्ट करें। इसमें हम अनुच्छेद 16(1) और 16(4) को बता सकते हैं। मुख्य भाग में आपको बताना है आरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता, विरोध करने के लिए जो प्रमुख कारण है और सर्वोच्च न्यायालय के जो विभिन्न आदेश हैं उनका जो महत्व है। इसमें वर्तमान जो आदेश है उसके जो 3 अलग अलग भाग हमने चर्चा करी है वो आप बता सकते हैं। निष्कर्ष में आपको बताना है योग्यता प्राप्त करने में सामाजिक पक्षों का भी योगदान होता है, अतः आरक्षण को केवल योग्यता के आधार पर नकारा नहीं जा सकता है। आज का दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। भारत यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौते के आर्थिक पक्ष के साथ साथ सामरिक महत्व भी है, विश्लेषण करें। 150 शब्दों में 10 अंकों का प्रश्न है। उत्तर संरचना देखते हैं। भूमिका, भारत यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौते से दोनों देश अलग अलग लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर हैं। भारत की बात करें या यूके की बात करें, दोनों ही आर्थिक और सामरिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं। मुख्य भाग में देखते हैं भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते के प्रमुख बिंदु, किन किन क्षेत्रों में यह व्यापार लाभ देगा, साथ साथ अर्ली हार्वेस्ट स्कीम के बारे में भी आप बता सकते हैं। अन्य समझौतों से किस प्रकार अलग है, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो बौद्धिक संपदा अधिकार, भौगोलिक सूचक, उनको भी शामिल किया जा रहा है। तो जो अंतर है अन्य समझौते की तुलना में वो आप बता सकते हैं। आर्थिक लक्ष्यों द्वारा सामरिक लक्ष्यों की प्राप्ति प्रमुख आधार है। इसमें भारत और यूके दोनों के द्वारा
आर्थिक और सामरिक जो लक्ष्य प्राप्त किए जा रहे हैं उनकी चर्चा हमें करनी है। निष्कर्ष में आप बताएंगे आर्थिक मजबूती के बिना सामरिक लक्ष्यों की प्राप्ति सफल नहीं होती है। और चीन का उदाहरण आप दे सकते हैं कि चीन ने अपने आप को आर्थिक रूप में एक सबल शक्ति बनाया है और उसी आधार पर प्रमुख रूप से दक्षिणी चीन सागर में वो अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखा रहा है। यह हमारा 5 फरवरी 2022 का समाचार विश्लेषण है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।